द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एक्चुअली ये जो सीरीज़ हमने बनाई है, ये सीरीज़ बनाने के पीछे मोटिव सिर्फ एक था। हम चाहते थे कि जो इस साल एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जो अब 12th में जा रहे हैं, उन सारे बच्चों को हम ना कुछ मोटिवेशन दे सके, या ऐसा कह सकते हैं आप कि जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनकी जो जर्नी रही है 2 साल की या 3 साल की, उस जर्नी से ये कुछ सीख पाएँ। क्योंकि होता ही है, देखो नॉर्मली हमारे साथ पता एक प्रॉब्लम है कि हम लोग ना धक्के खा खा के सीखते हैं, और हम इंडियंस तो बहुत धक्के खाने वाले लोग हैं, बिना धक्के से हमें समझ में आता नहीं है। तो ऐसी एक चीज़ आपके सामने रखें ताकि आप उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर कुछ सीखें। क्योंकि ये जो बच्चे हमारे साथ आज बैठे हैं, हालांकि इन्होंने भी धक्का खाया है, पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है इनकी लाइफ में, कि धक्के खा के उठ गए। हाँ। यानी कहीं ना कहीं संभल गए। अगर धक्के खा के संभल जाओ तो धक्के खाने में इतना पेन नहीं होता, पर अगर धक्के खा के ना संभल पाओ ना, तो फिर वो जिंदगी भर का पेन होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो आज ये बच्चे हैं, हम ये जो 10, 12, 15, पता नहीं अब कितने बच्चों को हम ला पाएंगे आपके सामने, आई डोंट नो, पर जितने भी बच्चों को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मोटिव सिर्फ एक है कि आपको कुछ तो भी सिखाएं, कुछ तो भी समझाएं। आज इसी सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपके साथ आ गया हूं, और राज है हमारे साथ। राज VNIT में है, 2nd ईयर में है। वो अपने बारे में डिटेल खुद ही बताएगा। फिर हम उसके बारे में भी सारी उसकी जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे, उसके 10th स्टैंडर्ड की सोच के बारे में जानेंगे, 11th 12th के बारे में जानेंगे, फिर वो FIM कैसे क्या पहुंच गया वो जानेंगे। और इन सारी चीज़ों में ना बहुत सारा एक्सपीरियंस छुपा है, बहुत मज़ा आएगा आपको, डेफिनेटली आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ओवर टू यू राज, जस्ट गिव योर इंट्रोडक्शन एंड देन विल प्रोसीड। चलो। Hello everyone, I am Raj and I am from VNIT Nagpur, Electrical and Electronics Engineering 3rd year, and I am the past year student of this institute FIM. तो अब जैसे राज ने हमें अपना बेसिक इंट्रोडक्शन तो बता दिया, ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या जानने की ज़रूरत है। लड़का NIT में है, ठीक है, और NIT में जाना अपने आप में एक अच्छी रेप्यूटेड बात है। तो जो अपने रिश्तेदार है वहाँ तो वैसे ही तेरी बहुत वैल्यू हो गई होगी राज अभी, और रिश्तेदार से बड़ा पूछते होंगे, बताते होंगे। कुछ लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अभी? अब तक तो नहीं है। अब तक नहीं आए तो बड़ा टेंशन में इस चीज़ से ना, टेंशन मसले। अभी थोड़ी उम्र हो जाने दे, लड़कियों के रिश्ते भी आएंगे। तो वैसे तो राज VNIT में है, नागपुर में है ना, तो ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। तो अब हम लोग ये चीज़ मैं चाहता हूँ राज कि तुम ये बताओ कि कैसे ये थॉट आया कि हमें NIT या IIT की तरफ जाना है। ये कैसे आता है? यानी 10th के बाद, जैसे अभी जस्ट देखो 10th के बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, एग्जाम्स हुई हैं, तो ये कैसे आता है थॉट, कहाँ से शुरू होता है ये, थोड़ा उसके बारे में बता। सर बेसिकली मुझे तो इस बारे में कुछ ज़्यादा पता था नहीं। मेरा बचपन से ऐसा था कि मैं स्कूलिंग सिर्फ छुट्टियों के इंतज़ार में करता था। अच्छा। और मुझे ये पता था कि 10th के बाद लंबी छुट्टियाँ लगती है। अच्छा। और मेरी बहन जो है उसने YCC से इंजीनियरिंग करी है, तो मेरा भी थॉट प्रोसेस वही था कि मैं भी आसपास के किसी भी कॉलेज से, YCC नहीं तो KDK मिल जाए, कोई तो मिल जाए, अपना काम बन जाएगा। नहीं KDK नहीं, मुझे YCC चाहिए था। YCC चाहिए था, यानी अपना ड्रीम कॉलेज YCC था। ड्रीम कॉलेज मेरा YCC था, क्योंकि बहन ने वहाँ से की और बहन मेरी बहुत पढ़ती थी। तो मुझे लगा, यानी मुझे ऐसा लगता था कि वो इतनी पढ़ती है और मैं कुछ नहीं पढ़ता, तो मुझे तो YCC यानी ड्रीम ही हो गया मेरे लिए। तो फिर मैं तो वही मान के चलता था। फिर उसके बाद 10th की छुट्टियाँ लगी, फिर 1 आध महीना हुआ, तो फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने ट्यूशन लगानी चालू कर दी। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ट्यूशन्स वगैरह कब लगानी पड़ती है। तो फिर मेरी बहन ने भी थोड़ा सा उसके फ्रेंड से कंफर्म करी कि कब कब लगानी पड़ती है। तो हमें पता चला कि जो इंजीनियरिंग के लिए जो एक एग्ज़ाम होती है JEE, पहले मुझे इस बारे में भी नहीं पता था कि JEE होती है। पहले AIEEE, SEEE इस प्रकार के सारे एग्ज़ाम होती थी, अभी उनके नाम चेंज हो गए। तो फिर हमने थोड़ा सा रिसर्च किया कि कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे होते हैं। तो फिर हमने आसपास के इंस्टीट्यूट्स में थोड़ा जाके पूछताछ की, क्योंकि मेरा घर वालों का ऐसा था कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, सारी चीज़ें मुझे आसपास में मिली। मेरी स्कूल भी आसपास पास में ही थी, ट्यूशन्स भी सारे पास में ही थे, 1 किलोमीटर के सर्कमफेरेंस के अंदर ही सब कुछ रहता था। तो फिर हमने देखे 3-4 ट्यूशन्स घूमे उधर। तो फिर वहाँ पे एक बात कॉमन थी सब में कि जो फैकल्टी हमें पढ़ा रही है वो कभी अटेंड नहीं करती, यानी हम जाके जिससे बात कर रहे सर,
तो वो बंदा कोई अलग ही रहता है और पढ़ाने वाला अलग ही रहता है। एग्जैक्टली आपको फील ही नहीं आता कि भाई ये पढ़ाने वाले टीचर तो है ही नहीं, हाँ। वो तो कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, वो कुछ हाँ। और बता रहे हैं और टीचर्स के अंदर कुछ और चीज़ है। हाँ, और मेन प्रॉब्लम थी कि वो सारे ट्यूशन्स की कि वहाँ पे टीचर्स चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं। हाँ हाँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं पे आती है, क्योंकि जहाँ पे एक टीचर चेंज हो जाता है तो वहाँ पे बच्चे का पूरा बिगड़ जाता है मामला सब कुछ। यानी उसे ऐसा लगता है कि मेरे को तो ये टीचर का समझ में आ रहा था, अब ये चलेगा, दूसरे टीचर कैसे होंगे मुझे नहीं मालूम। यानी एक तरह से डिपेंडेंसी आ जाती है। हाँ। डिपेंडेंसी बोले तो यानी एक रिदम सेट हो जाता है, और जब तक आप टीचर के साथ रहते हैं तो आपका एक जो रिदम है वो बिगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। इन 2 सालों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीडर करने के लिए। आप जहाँ भी एडमिशन लेते हैं, जहाँ भी आप कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर्स आपके साथ हमेशा रहें और कंसिस्टेंटली बने रहें, है ना। हाँ राज, बताइए, आगे बताइए। फिर एक दिन मेरे पापा ने बताया कि अपने घर के पास एक ट्यूशन अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फिर हमने भी मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ सुने नहीं थे उसके बारे में, तो हमें लगा कि बन रही होगी भाई कोई ऐसी ट्यूशन। तो फिर एक दिन ऐसी मार्केट से आते आते हमने देखे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। अच्छा। तो हम आए तो ऑफिस वगैरह तो कुछ बना था नहीं, कुछ नहीं था। और सर ही बैठे थे वहाँ पे। तो मैं बहुत बेसिक बात है, बहुत ही शुरुआत की बात है, जब ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की बात है एक्चुअली। और मैं ये भी कहूँगा कि उस बैच के समय जब ये पहली बैच थी, तो तब इवन जब यहाँ बच्चे आते थे हमसे मिलने, तब यहाँ ऑफिस नहीं था। पर आज ये काफ़ी बड़ा था, एक प्रीमाइसेस है, आप देखेंगे तो सब कुछ बहुत सारा यहाँ इस्टेब्लिश हो चुका है। सर क्लास भी आधी आधी थी सारी, क्लासेस भी नहीं बनी थी। इवन मेरे ख्याल से जब ये लोग आए थे तब यहाँ पे टॉयलेट्स भी नहीं थे। तो उस कंडीशन से जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब यहाँ से सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। बट फिर जैसे हाँ तुमने देखा, फिर उसके बाद क्या हुआ आगे, फिर शायद अपनी काउंसलिंग वाली सिचुएशन में ही मिला था तुम्हें। हाँ सर, आप ही मिले थे, है ना। फर्स्ट टाइम हमने ही डिस्कस किया था। क्या था उस तरह का एक्सपीरियंस, क्या था, क्या सोचा था उस समय? सर मेरा ऐसा था कि मैं बचपन से थोड़ा आलसी हूँ। हाँ। मैं बाकी ट्यूशन्स में गया था तो उन्होंने बताया था कि हम 10-10 घंटे पढ़ाएंगे, 12-12 घंटे पढ़ाएंगे, सुबह 8 से शाम के 6-7 बजे तक पढ़ाते रहेंगे। हाँ। और आपने कहा था कि हमारा ट्यूशन लगभग सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी और 1-8 बजे तक ओवर हो जाएगा सब पढ़ा के, और हम अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करेंगे, अच्छे एग्ज़ाम लेंगे, हर एक संडे में एग्ज़ाम होगी और सब कुछ इन्हें प्रॉपरली अरेंज हो जाएगा। हाँ। और सितंबर तक लगभग हम सिलेबस खत्म भी कर लेंगे। हमारे पास काफ़ी सारा टाइम रहेगा, और इस तरीके से जो प्लानिंग थी वो सारी की सारी तुम्हें बताई गई थी। तो इस तरीके से तुम FIM तक पहुंच गए, पहली बात तो ये। हाँ। तो कैसा था पहला दिन FIM में, क्या हुआ था, कुछ सर, याद आता है? मैंने ना थोड़ा एडमिशन करने के लिए लेट कर दिया था। अच्छा, कुछ समय बाद आए थे। पहले दिन तक मैंने एडमिशन नहीं किया था, फिर फ़ोन आया था मुझे घर पे। तो फिर हम उस दिन भी थोड़ी और ट्यूशन्स घूमे थे। अच्छा। फिर हमने साथ मेरी सिस्टर का इसमें अहम रोल था कि फिर उसने बोली कि ये ट्यूशन ठीक लग रही है, यहाँ पे सारे टीचर्स भी चेंज होंगे नहीं और काउंसलिंग भी उन्होंने की है, तो सब बढ़िया ही लग रहा है इधर। लग रहा है, सब कुछ अच्छा हाँ। खासा लग रहा है। इसके बाद तुम ज्वाइन हो गए, इसके बाद तुम यहाँ आ गए। हाँ। अब मुझे बताओ कि ये जो 2 साल थे 11th-12th, शुरुआत में कैसा लगा? शुरू के 2-3 महीने कैसे गए? जैसे 10th के बाद एक तुमने तो ये बता दिया मैं बड़ा आलसी था, है ना। और तुम ठीक है, तुम तो बोल रहे हो ईमानदारी से, आज तो 99% लोग आलसी हैं, बताते नहीं है कोई भी। पर तुम्हारा ये शुरुआत का समय जैसे तुम स्कूल में पढ़ते थे उसके हिसाब से यहाँ में शुरू के 3 महीने में क्या बदलाव दिखे, क्या अलग दिखा? ऐसा क्या दिखा कि अरे यहाँ तो ज़रा मुश्किल है मामला, यहाँ तो और थोड़ी मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी? क्या रहा पहले 3-4 महीनों का? नहीं, मुश्किल की बात तो नहीं, मुझे तो उल्टा मज़ा आया था। क्योंकि स्कूल में कैसा यानी रटने वाला काम ज़्यादा होता था। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी सब रट्टे बटो। और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में देखा तो केमिस्ट्री में मूल कंसेप्ट, फिजिक्स में डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, यानी सारे समझ के करने वाले। यानी तुम्हारा जो सोल कहने का मीनिंग है मेरे ख्याल से जो समझ में आ रहा मुझे, यानी राज यहाँ ये एड्रेस करना चाहता है कि राज एक उस नेचर का बच्चा था स्कूल में जिसको वो रटने वाली चीज़ों में मज़ा नहीं आता था, जिसके कारण थोड़ा लेमैन थिंकिंग हो गई थी। हाँ। पर जब वो यहाँ आया तब जो उसने एनालिटिकल टीचिंग देखी, एनालिटिकल टीचिंग हम इसको कह सकते हैं, तब उसे बड़ा मज़ा आया, सब्जेक्ट को उसने एंजॉय करना शुरू किया, फिजिक्स को एकदम फील किया, केमिस्ट्री को फील किया। तो इस तरीके की चीज़ें पहले 3-4 महीने में तुम्हें आई, जिसके कारण इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कह सकते हैं हम लोग सब्जेक्ट में। हाँ, यानी कैसे कंसेप्ट बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने में, सॉल्व करने में भी। यानी एक चैलेंज जो मिलता है हमें, हर एक क्वेश्चन एक अलग चैलेंज देता है, तो वो चैलेंज को फेस करने में अलग ही मज़ा आता है। और वही अगर
आपको किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ें है, इसे रट लो और ऐसे ही जाके वहाँ पे उतार देना एग्जाम में, तो उसमें कुछ उतना फील नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये रॉन्ग मेथड है। हाँ। पढ़ने की गलत तरीका है, पढ़ने का गलत तरीका बोलो, पढ़ाने का गलत तरीका बोलो, पर मोर सोवर आजकल स्कूलिंग का सिस्टम ही वो है। और स्कूलिंग में क्या होता है ना कि बच्चों को एक क्वेश्चन का सेट होता है, उसका एक आंसर होता है, उतना कि उतना लिख दो, आपको आंसर मिल जाएंगे, उसके उतने मार्क्स मिल जाएंगे। पर जेई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर पहले तो मैं स्कूलिंग का बताना चाहूँगा। हाँ स्कूलिंग में ऐसा था कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट था थोड़ा मैथ्स, उसमें भी ऐसा होता था कि जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में होते हैं एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आते, उल्टा बोर्ड में भी वही क्वेश्चन आते थे, आंसर भी सेम रहता था, हमको आंसर भी याद रहता था। यानी अगर हमें कहीं पे भी अटके तो हम पहले आंसर लिखते थे और उसके बाद नीचे से ऊपर जाते थे। ये तो तुमने भी फील किया होगा जेई के समय कि मैथ्स पढ़ने का सबसे गलत तरीका है। हाँ, मैथ्स का इज इटसेल्फ अ बिग थिंग, यानी मैथ्स एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। आप जब तक उसके कोर में जाके लॉजिकली उसको नहीं सोचते तो आई डोंट थिंक कि मैथ्स हो सकता है। और फिर मैथ्स के ऊपर बैठा है फिजिक्स और फिजिक्स के साथ बैठा है केमिस्ट्री। सो दे आर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स, है ना। तो ये तो तुमने स्कूल वाली बताई, अब यहाँ वाला क्या बताना चाह रहे थे? यहाँ पे जैसे तो जेई वाला जो सिनेरियो तुम बताना चाहते कि जेई में पढ़ाई में और स्कूल वाली पढ़ाई में क्या डिफरेंस देखा? जेई की पढ़ाई में तो यानी डिफरेंस ये था मेन कि सारे क्वेश्चंस अलग होते हैं, वैल्यूज़ अलग होती है, सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट भी लगभग थोड़े अलग ही होते हैं। यानी सब अगर आपको कंसेप्ट याद अच्छे से पता हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ें याद नहीं रखना ज़्यादा। यानी अगर कोई फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूला वहाँ पे डिराइव भी कर सकते हो, और जो बोर्ड के रहता है उसमें एक फॉर्मूला याद करो और उसी पे लगा के पूरे क्वेश्चंस करते जाओ। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला बनता है, फिजिक्स में तो ऐसे ही होता है। यानी आपके पास एक बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। हाँ, मेन थिंग टू लर्न फिजिक्स इज योर थॉट प्रोसेस। अगर आपकी बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री भी वैसे ही, है ना। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लॉजिकल रहोगे तो मैथ्स अच्छा कर लोगे। आपको लॉजिकल होना मैथ्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो था पूरा 2 साल जो अपना 11-12, जैसे तुमने पहले ही बताया कि मैंने सर बड़ा एंजॉय किया था, मज़ा आया था मुझे जहाँ तक याद आता है राज, थोड़ा थोड़ा था ना तुम, यानी जहाँ तक मैं राज की प्रिपरेशन के दौरान की बात बता रहा हूँ कि राज को ना समय लगता था चीज़ों को करने में, थोड़ा स्लो था, पर राज लग के करता था। ये एक पॉइंट था शायद, है ना। यानी वो करता था पूरा चीज़ें। देखो इससे एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे राज तुम्हें बोलना चाहिए कि अगर स्लो भी हो बट स्टेडी रहना चाहिए। हाँ। क्या बोलोगे तुम उस चीज़ के लिए? जैसे तुम देखते थे कि मेरे साथ के कुछ लड़के थे फटाफट कर रहे थे, पर रेस तो मैं जीत गया। उसके बारे में कुछ बताओ। यानी हर एक क्वेश्चन का ऐसा होता था कि सर ने बोर्ड में करा दिए, हमने उतने टाइम के लिए उसको दिमाग में रख लिया और उसको कॉपी में कर दिए, फट से हो गया। लेकिन उस क्वेश्चन के डीप में जाके अगर उसके एक एक पार्ट को ध्यान से आपने देखे हो, उसको समझे हो, तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है उसके बाद आपको वो कभी तंग नहीं करेगा, नहीं देगा, और उससे उसके जो आसपास वाले क्वेश्चन वो सब भी आसानी से बन जाएंगे, फटाफट बन जाएगा। हाँ। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसा करने से वो एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन उसके बाकी उससे लिंक जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे आसानी से बन जाएंगे। यानी किसी भी चीज को बहुत थरोली पढ़ो, नो मैटर समय लगेगा, थरोली पढ़ो। देखो हम ये स्टेटमेंट बोलते भी, याद होगा तुम्हें राज, कि 10 में से 5 ही चीजें करो, पर 5 इतनी अच्छी करो कि वो 5 में से कभी हमें धोखा ना मिले। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो शायद सोच में आप समझने में चीज़ों को बहुत बढ़िया कर लोगे और इससे आपको अच्छे आउटपुट्स भी मिलेंगे, आई थिंक, है ना। तो ये रहा। राज मुझे ये बताया, कभी ऐसा 2 साल में हुआ कि बड़ा डिप्रेशन हुआ आया हो, यानी बहुत टेंशन हुई हो, अब नहीं हो पाएगा मुझसे? यानी हम लोग तो, मैं तो जहाँ तक मुझे याद है, तुझे भी याद होगा कि क्लास में मैं हमेशा भरते रहता था तुम्हारे दिमाग में कि IIT है ना, IIT बस यहीं जाना है हमको। पर तब जब मैंने ये चीज़ें दिमाग में भर दी, ये जब हम लोग बहुत बोलते थे, मैं बोलता था या मैडम बोलते थे, तो एक तुम्हारी भी दिमाग में ये आ गई कि हाँ हमें करना है, हमें IIT या NIT तक जाना है। तब जब तुम्हारे दिमाग में थॉट आ गया कि हाँ मुझे NIT या IIT तक जाना है, फिर कभी ऐसा आया कि काम करते करते ऐसा फीलिंग आया हो कि अरे अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं कितनी तो मेहनत कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे, जब एकदम डाउन हो गया हो मामला, वो शेयर करो, उस कहानी को बताओ। सर वैसा तो तब लगता था जब होमवर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, तो हम रात को यानी 8 बजे के आसपास क्लास छुट्टी थी, खाना खाते थे, और फिर शीट्स अगर होमवर्क लेके पूरा बैठ जाते थे। फिर उसके बाद करते रहते ख़त्म ही नहीं हो रहा, 2, 3, 4 बज गए। फिर अगर, और ऐसे शांति में करना पड़ता, मेरे घर पे तो एकदम शांति में, अगर इतना सा भी आवाज़ हो गया और कोई उठ गया
तो फिर गाली पड़ती थी तो मेन डर तो उसी का रहता था। फिर अगर कभी ऐसा ज़्यादा ही हो गया तो फिर थोड़ा सा लगता था कि अपन ऐसा इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, फिर अगर इसका हमें रिजल्ट नहीं मिला तो फिर क्या होगा। अच्छा, तो उस बारे में सोच के थोड़ा सा अभी उस लगता है। डिमोटिवेशन से कैसे निकलता था? कुछ नहीं, बस 2-3 दिन थोड़ा शांत रहते थे अच्छा, और फिर बाद में अच्छा लगने लगता था। फिर अपने आप को वापस हाँ। रिमोटिवेट करते। अच्छा, ऐसा हुआ पनिशमेंट बाहर बार कान पकड़े खड़ा हुआ है क्या कभी? हुआ था शायद 1 आध बार तो भी हुआ था। पर ऐसा है कि मैं बताना चाहूँगा, राज वैसे मोस्टली होमवर्क कर लेता था, बस यही है थोड़ा समय लगता था बट हो ही जाता था, है ना। तो ये 2 साल में बड़ा, यानी ये बात समझें, इसमें से कंक्लूड करने वाली बात है कि ये 2 साल में जो होता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोसेस जो है ना, वो बड़ा ऐसा फोकस्ड रहने वाला प्रोसेस है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और एक चीज़ अच्छी थी राज के साथ, शायद मोबाइल को लेके ये डिस्टर्ब नहीं रहा। मोबाइल की क्या हिस्ट्री रही 2 साल में? था ही नहीं सर, हिस्ट्री तो दूर की बात है। क्योंकि आज जो ये बच्चे हैं ना, इनके पास मोबाइल अपने ही नहीं है। ये क्या करते हैं पता है? अपना 1.5 GB यूज़ करते हैं, मम्मी पापा का 1.5-2 GB यूज़ करते हैं, इसका उसका लेके GB यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा इनको पता मोबाइल के बारे में पता, यानी मोबाइल होना ही नहीं चाहिए लाइफ में, या फिर उस समय वो बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट था। कैसे हो सकता है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, या तुमने कैसे कभी आने ही नहीं दिया दिमाग में मोबाइल जैसी कोई चीज़? ये थोड़ा बताया इनको, मोबाइल से दूर करना बताना। नहीं, मेरा तो ऐसा था कि अगर मेरे हाथ में मोबाइल आ गया तो फिर मैं पढ़ाई लिखाई कुछ करूँगा नहीं, ये बात मेरे को मालूम थी। तो फिर मैंने सोच के रखा था कि मेरे को अभी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट तक तो जाना ही चाहिए, क्योंकि अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यानी वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है आपके करियर को लेकर। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो मोबाइल लेने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि घर भी पास में ही है, किसी को कुछ लगा तो डायरेक्ट ऑफिस में भी कॉल कर सकता है, और सर तो सब समझा ही देते थे, तो इंटरनेट की भी उतनी कुछ ज़रूरत लगती नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता भी नहीं था मोबाइल की, तो फिर मुझे उतनी कुछ उसकी ज़रूरत लगी नहीं। अच्छा, यानी मोबाइल से दूर ही रहा पूरी तरीके से, है ना। सभी लोगों को ये मैसेज है कि अल्टीमेटली मोबाइल से दूर रहो। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बचपन से ही मोबाइल, यानी सर कम समय से। सर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो तो 4th-5th से मोबाइल यूज़ करते थे। बट भली ड्रॉबैक दिख गया ना, आज वो कहीं नहीं है लाइफ में, आज वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कंपटीशन में तो नहीं है। कंपटीशन में तो नहीं है। बस, तो फिर यही बात है, मोबाइल आपको कहीं और ले जाता है, इसलिए मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल से भी दूर रहे, और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कुछ लोग, हाँ, उनसे भी दूर रहे। कुछ लोग यानी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, हाँ। एक चीज़ और है, इस बात पे मैं एक बात बोलूँगा। अभी क्या होता है ना, पता है कि बहुत सारा ना ऐसे गॉसिप ग्रुप बन जाते हैं, गॉसिप ग्रुप्स। ये हालांकि कॉलेज का ट्रेंड है, पर आजकल पता है क्या होता है, हमारे साथ 11th-12th में भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ ऐसे 5-6 लड़कियां मिल जाती हैं, 5-6 लड़के मिल जाते हैं, या 2-3 लड़कियां 2-3 लड़के मिल जाते हैं, और उनके फ़ोन पे चलते हैं लंबे लंबे गॉसिप्स। तो ये कैसा अफेक्ट करता है? ये बड़ा नेगेटिव होता है ना। मेरे साथ तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, मैंने तो गॉसिप किया ही नहीं थी। गॉसिप किया है, पर फिर भी अफेक्ट करता है, यानी करता ही कर सर। सकता है, लोगों के सर थॉट्स को चेंज कर सकता है। सर 2-2 3-3 घंटे ऐसी गॉसिप करने में बैठ जाते लोग। हाँ, और फिर उसके बाद भी डायरेक्शन भी नेगेटिव हो जाता है। हाँ, और यानी अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ और किसी अच्छे बोलने वाले ने नेगेटिव बात कर दी, हाँ। तो मेरा माइंड सेट भी वैसा हो जाता है। माइंडसेट ही वैसा हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि स्ट्रिक्टली टीनेज में हाँ, आप एक तो ग्रुपिज्म से बचें, और गॉसिप ग्रुप से तो बहुत अच्छे से बचें। और खासकर एक बात और ध्यान रखें, ये राज बताएगा आपको वैसे बेटर, तो क्या राज तू अपनी स्टडीज से रिलेटेड दोस्तों से बात करता था क्या? सिर्फ स्टडीज से रिलेटेड ज़्यादातर। यानी ऐसा क्या कि उसका कितना आंसर आया, मेरा तो कम आया, या तेरा ज़्यादा आ गया, मेरा नहीं आ पा रहा है, ऐसी बातें करता था क्या? सर बचपन से। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कैसी हैं, उन चीज़ों को आपको ये ध्यान रखना है कि उनको भी एक लेवल तक करें। हाँ, यानी उनको भी ज़्यादा नहीं। हाँ, उनको डिमोटिवेशन की तरफ ना जाने। हाँ, यानी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें डिमोटिवेट कर रहा है तो उससे बचने की कोशिश करें। यानी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इन 2 सालों में। आप इन्फ्लुएंस में ना आए किसी के, यानी हमेशा बचने की कोशिश करें लोगों से जो आपको इन्फ्लुएंस है ना। तो ये एक चीज़ है। और इसके बाद यदि कैसा रहा आगे का, यानी 2 साल तो हमने ये किया प्रिपरेशन, फिर फाइनल आने लगी, बोर्ड एग्जाम्स की तरफ हम लोग आ गए लगभग सिलेबस खत्म होने के बाद। या फिर एक और चीज़ थी, रात में तुम लोग भी यहाँ बैठ के पढ़ते थे, मुझे याद आता है हम लोग यहाँ रहते थे। रात में कैसा था, यानी शेड्यूल क्या होना चाहिए? कहने का मतलब रात में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ओवरऑल शेड्यूल कैसा होना चाहिए? थोड़ा दिन का एक 24 आवर्स का शेड्यूल होता। मेरा शेड्यूल तो ऐसा था कि दिन दोपहर के 1-8 बजे तक स्टार्ट होता था, 1 PM, फिर उसके बाद ट्यूशन आओ डायरेक्ट 2 बजे तक, और फिर यहाँ से 8 तक घर जाओ,
फिर उसके बाद 10 बजे वापस आओ और फिर सुबह 6 बजे तक यहाँ पे बैठ के पढ़ो अच्छा, और फिर सुबह 6 बजे घर जाता था और जाके सो जाओ। आधा एक घंटा जाने आने में समझो या सोने में लग गया। हाँ। और फिर उसके बाद 6 ही घंटे सो रहा था कुल मिला के, 5 से 6 से ऊपर तो जा ही नहीं रहे थे दो ये आखिरी बात के भी टाइम सोचो पे। कि ये लोग अब जैसे कई सारे पता है बच्चे हमें क्या बहाना बताते हैं अभी के, बोलते हैं सर रात में हमको 2 बजे तक नींद नहीं आती, हम 2 बजे तक पढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं हम सुबह उठ नहीं पाते, कई लोग बोलते हैं हम सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक कैसे सो जाएं, कोई सुबह उस समय तो सोता नहीं है। पर मैं यहाँ ये बात बताना चाहूँगा कि इन सारे बच्चों ने अपना शेड्यूल सुबह 6 बजे निकलना यहाँ से, और बहुत ठंड रहती थी उस समय, मेरे ख्याल से कुछ टाइम तो एकदम ठंड रहती थी सर कंबल उड़ के जाते थे सर घर। उड़ के जाते थे, और सुबह 6 बजे ये लोग यहाँ से निकलते थे, 6:30 से 7 बजे के अराउंड लोग अपने घर पहुँचते थे, 7 बजे सोते थे ईमानदारी से, और 1 बजे वापस यहाँ आना है यानी आना है। मेरे ख्याल से विदाउट फेल यहाँ हम लोग नीचे, अगर कोई 1 बजे से लेट आता था तो नीचे से भगा भी दिया जाता था, डांट पड़ती थी सर, जरूरत थी। फिर 1 बजे से लेकर कि जो क्लासेस चलती थी वो चलती थी 8 बजे तक कंटिन्यू। 8 से 2 घंटे की तुम्हें लिबर्टी दी जाती थी, 8 से 10 उसमें इनको खाना खाना है, सारा कुछ करना है, 10 बजे इनको वापस आना है। और फिर रात में कैसा था शेड्यूल जरा बता दो। रात में जैसे 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, ये 8 घंटे होते थे। इसमें हम इनको थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए समय भी देते थे वैसे। रात के 3 बजे, हाँ, रात के 3 बजे क्या होता था, जस्ट टी ब्रेक होता था। अच्छा, उसमें टी कौन बनाता था राज? सब लोग बारी बारी टी बनाते थे, और पहले तो हमको किसी को चाय बनाना आते नहीं थे, बस तो आपने ही सिखाया सर। यानी इनको चाय बनाना भी मैंने ही सिखाया है। और चाय पीने से क्या होता था कि थोड़ी सी जिसको झपकी लगती है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाता था, उससे वो पढ़ने लग जाता था। चलो थोड़ा सा और हमारे कुछ दोस्त जो सोए रहते थे कंबल ओढ़ के, तो वो भी थोड़ा चाय पीने के लिए नीचे आ जाते थे। हाँ, इस समय ऐसा भी था कि राज वैसे तो नहीं सोया मेरे ख्याल से कभी, है ना। कुछ लोग ऐसे थे जो कभी कभी मैं इधर उधर हो जाऊं तो वो अपने फायदा उठाते थे मौके का। कई बार ऐसा भी होता था कि वो कैमरे के जो ब्लाइंड स्पॉट होता था बराबर वो जगह ढूंढ के वहाँ पे अपना सब अरेंजमेंट करके सो जाते थे, और किसी को पता नहीं चलता था। और जैसे आप आते थे तो वहाँ से गेट की आवाज़ आती थी, यहाँ पे बराबर उसका किसी दोस्त सामने में बुक रख देता, वो उठ के बढ़ जाता था। अच्छा, यानी ऐसा लगे कि सर को पढ़ रहा हूँ मैं। पर एक बात सोचो ना, ये भी तो खुद से झूठ बोलना ही तो, हाँ। है ना। बट ठीक है, मैं तो ये कहूँगा देखो कि नींद लेना ज़रूरी है, पर आपको ये डिसाइड करना है अपने आप से कि आपको कितने घंटे की नींद लेनी है, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना घंटा पढ़ना है। हाँ। ठीक है, तो ये सारा 2 साल का था। फिर इसके बाद बोर्ड्स को लेके कैसा रहा राज? बोर्ड्स को लेके क्या रहा सारा? बोर्ड की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताना। बोर्ड में कैसा रहा सब? अगर हमने जेई पढ़ लिया हाँ, तो बोर्ड्स का उतना टेंशन आता नहीं, हाँ, क्योंकि कंसेप्ट पूरे क्लियर रहते, और बोर्ड्स में क्या सिर्फ फॉर्मूले लगते, तो फॉर्मूले तो हमें डेराइव करना आता ही है, तो याद तो कुछ नहीं करना। जो न्यूमेरिकल्स है वो फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, बस जो थ्योरी वाला पार्ट रहता था वो तो हम लगभग हल्का छोड़ ही देते थे, या तो कुछ अगर रहा यानी पहले के प्रीवियस पेपर में कुछ अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस पॉइंट को हम ज़्यादा पढ़ लेते थे, और लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही रहते बोर्ड के। और वैसे भी अपन ने लगभग 5 राउंड लिए थे। हाँ। तो 5 राउंड जब हम बोर्ड के लेते हैं तो शायद इतने बार वो हो जाता है। अगर बच्चा एक बार भी ढंग से पढ़े तो आराम से हो जाता है, तो बोर्ड के लिए सफिशिएंट होता है। दैट इज नॉट अ बिग डील। राज, एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी क्या हो रहा है पता है, लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में ना ऑनलाइन वीडियोस चल रहे हैं। जैसे तुम्हारे समय तो हम एक बार पढ़ा के चले जाते थे, तुम हमारा वो वीडियो फिर नहीं देख सकते थे। नहीं। और अब जो वीडियोस हैं, ये क्या सोचते हो, इनके लिए एडवांटेज नहीं है? सर एडवांटेज तो है, लेकिन ये बच्चों के लिए एक डिसएडवांटेज ऐसा बन जाता है कि आपने वीडियो डाल दिए यूट्यूब में बना के, फिर बच्चे ना उसका नोट्स नहीं बनाते। बच्चे ये सोचते हैं, ये पॉइंट बस, बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि हमको जब पढ़ना है तो हम फिर से वीडियो देखेंगे। तो एक बात तुम लोग ये सोचो कि अगर तुम लोग लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हो और तुमको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो तुम पहले मोबाइल निकालोगे, फिर नेट ऑन करोगे, फिर उसमें यूट्यूब में जाओगे, फिर सर के चैनल में जाओगे, फिर वो उतने नंबर की वीडियो सर्च मारोगे, और फिर मिलेगा भी नहीं ना रे। हाँ, एकदम से मिलेगा नहीं, और वो टॉपिक कैसे मिलेगा? और फिर वो वीडियो भी 1 आध घंटे की होगी, तो उसमें भी वो टॉपिक कहाँ पे है, यानी इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, यानी कोई मतलब है क्या इस बात का? बहुत इंपॉर्टेंट बात है राज जो बोल रहा है ना, ये हम लोग भी पता है राज, इसके लिए थक गए समझा के कि तुम्हारे पास वीडियो अवेलेबल है, पर तुम उसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। इसीलिए क्योंकि तुम नोट्स नहीं बना रहे हो। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं ये जो भी अपना ये वीडियो देख रहे हैं। हाँ। इनमें से पता है पिछले 3 महीनों में, 2.5 महीनों में हमने ऐसे कई सारे बच्चों को बुलाया। तू सोच, हमने तुम्हारी कभी कॉपियां चेक नहीं की? नहीं। क्लास वर्क कॉपी अब हमें चेक करनी पड़ती है।
ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों करनी पड़ रही है चेक? क्योंकि बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, और नोट्स नहीं बनाना यूट्यूब वीडियो देखकर ये अपने आप में बहुत खराब चीज़ है। ये बताओ इनको ये कितनी खराब चीज़ है, ये डिसएडवांटेज है तुम्हारी लाइफ का, ठीक है ना। तो क्लास वर्क नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है राज? क्लास वर्क नोट्स का इम्पोर्टेंस तो बहुत है, यानी सर ने पढ़ा दिए तो हमने नोट कर दिए, फिर सर जो जो चीज़ें बोल रहे हम मार्जिन के ऊपर जहाँ जगह मिली वहाँ एक बारीक से बारीक चीज़ हम वहाँ पे लिख देते थे। यानी कि हम जब वापस से पढ़ रहे तब हमें पूरी क्लास हमारे सामने होती थी कि सर पढ़ा रहे, यानी हर एक बोली चीज़ हिंदी में मराठी में जो लैंग्वेज आती है या तो सिंबल बना के लिख देते थे या तो ड्रॉ कर देते थे, कुछ भी रफ में लिख दो, कैसे भी हाँ। लिख दो, बस ताकि हमें याद रहे अभी भी। फिर अगर एक बार हमें किसी टॉपिक के बारे में रिवाइज मारना है, हम लोग क्या करते थे, जो पेज रहता था कॉपी का, तो पेज में जितना भी लिखा है उसकी समरी हम मार्जिन के ऊपर बनाते थे। तो अगर फटाफट रिवाइज मारना है तो हम सिर्फ मार्जिन ही पढ़ते जाते थे, पूरा पेज पढ़ते ही नहीं थे। अच्छा तेरे को याद होगा राज, ऐसा भी होता होगा तेरे साथ उस समय की, जो मार्जिन को देखते ही ना तेरे को उस दिन की क्लास का बोर्ड याद आ जाता होगा, हाँ। है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो मार्जिन देखते ही ना रिकॉल होता है, इंसान एकदम तुरंत उस फ्लैशबैक पे चला जाता है कि अरे उस दिन तो क्लास में ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, ये बातें हुई थी, वो तुरंत दिमाग में फ्रेश हो जाता है। तो क्लास वर्क नोट्स आर सो मच इम्पोर्टेंट कि आप उसको बहुत अच्छे से करें। और शीट के बारे में कैसे, शीट में अपन जो क्वेश्चन करते थे राज, थोड़ा इनको ये भी बताओ कि जो शीट के अंदर अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता था वो कितना इंपॉर्टेंट है। शीट्स जो ऐसी रहती थी कि उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स रहते थे, यानी हर एक पार्ट में जो है सेम कॉन्सेप्ट के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन रहते थे। यानी जैसे कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पहले पार्ट में थोड़े नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एकदम सिंपल, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा डिराइव करने वाले, तीसरे पार्ट में सोचने वाले, और चौथे पार्ट में एकदम ज़्यादा सोचने वाले। तो फिर उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता था उस चीज़ों में, यानी काफी अंदर तक ड्रिल हो जाती हाँ। है चीजें। जैसे अभी की एक एग्जांपल की बात अपन करें राज, जैसे अभी अपन लोगों ने, हमने इस वीडियो के पहले ना राज आया था, तो राज ने मुझे आज एक कैपेसिटर के वीडियो में भी असिस्ट किया है, और हमने कैपेसिटर के अंदर या राज जो अभी अपने कॉलेज में करता है, जो ब्रेड बोर्ड पे पूरी सर्किट यानी वो जो जिस तरह से डील करते हैं, हमने आज ही एक वीडियो बनाया कैपेसिटर का, वीडियो नंबर शायद 6 था क्या वो आज, हाँ 6 था शायद। तो वो वीडियो में आप देखेंगे कि हमने उसके अंदर पूरा वो जो बेसिक्स हैं, जो रजिस्टर क्या होते हैं, नॉर्मली 11-12 में देखने नहीं मिलता, मुझे सेकेंड ईयर में मिला देखने। सेकेंड ईयर में देखने मिला, हमने वो पूरा डिटेल में बताया। इवन राज ने उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीज़ें बताई है। तो एक्चुअली बात यही आ रही है कि तुम्हें, हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरा डिटेल में ले जाने की, देने की, पर तुम जब तक खुद उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझोगे, उसको लोगे नहीं डिटेल में, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और समझ के पढ़ने में बहुत मज़ा आता है राज, हाँ, समझ के पढ़ने में बहुत मजा आता है, और सबसे बड़ा एडवांटेज है वो कभी भूलता नहीं इंसान। पढ़ना है तो समझ के पढ़ो या तो मत पढ़ो, क्योंकि भूलेगा नहीं कभी, हाँ। है ना, वो ऐसा चिपकेगा दिमाग में, ये कभी नहीं भूल सकते आप। जो चीज़ भूलना है उसमें पढ़ के क्या मतलब। हाँ, जो चीज़ भूल ही जाओगे तो पढ़ के क्या मतलब। तो राज ये तो एक चीज़ हो गई है ना। अब जैसे आखिरी एग्जाम का समय जब आता है, हाँ, जैसे अब भाई मेरी एग्जाम है अगले महीने, बोर्ड वगैरह अपन ने दे दिया, आप समझो 40 दिन बचे हैं, 35-40 दिन बचे हैं। अब इस समय अपने आप को कैसे कंटेन करना, मुझे थोड़ी 40 दिन को ना अच्छे से एलैबोरेट करके बता। क्योंकि अब देख, ये जो बच्चे देख रहे हैं ना, या उसी परिस्थिति में है, तो अब से इनकी नर्व्स कैसी रहती हैं, और इनको कैसे अपने आप को कंटेन करना है, कैसे 40 दिन, थोड़ा अच्छे से शेड्यूल बताएं इनके लिए। देखो लास्ट मोमेंट में अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहली बात तो नई चीज़ जो है बिल्कुल मत उठाओ, जो कॉपी है वही पढ़ो, ज़्यादा इधर उधर मत भटको। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो और क्लास में जो क्वेश्चन पेपर के थे वो देखो, क्योंकि उसमें जो है ओवरऑल पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो सिर्फ कॉपी के बेस ही पढ़ा था मैं भी, और प्रीवियस ईयर पेपर ही किया था। सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज़ अप्लीकेबल है, तो वैसे ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वैसे ही करना चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ अपना थॉट एक ही तरफ रखो कि भाई अपने क्लास वर्क नोट्स बहुत बढ़िया करो, जो तुम्हारे, अच्छा नए टॉपिक्स मत करो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हारा थोड़ा कम ज़्यादा है तो उसकी तरफ मत भागो, उसको छोड़ ही दो। हाँ, अच्छे टॉपिक्स को ही करो। जो टॉपिक वीक है उससे मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए लास्ट में। एक हाथ दो क्वेश्चन कम ज़्यादा अगर नहीं भी आएंगे तो आपका कुछ वो नहीं करने वाले हैं, हाँ। है ना। तो इस तरीके से आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत बच्चों का ऐसा रहता है कि उन्हें जो टॉपिक नहीं आते वो उसके पीछे बहुत
लास्ट मोमेंट में बहुत जोर से लगे रहते हैं अच्छा, उन्हीं के पीछे। भी आ जाता है लास्ट मोमेंट में कि ये टॉपिक ना मुझे राजा बना देगा एकदम से, पर ये थॉट गलत है। हाँ, आप तो उससे शुरू से मुश्किल से एक आध दो क्वेश्चन आएगा, वो क्या ही कर लेगा। क्या ही कर लेगा, इससे आप शायद उसके चक्कर में आप आने वाला टॉपिक छोड़ के वहां चले गए। हाँ। तो वो आने वाले टॉपिक में से कुछ स्किप हो गया, जिसके चक्कर में आपका वो आने वाले टॉपिक का क्वेश्चन डूब गया। ऐसे में वो दोनों क्वेश्चन डूब जाएगी, क्योंकि वो नया टॉपिक भी आपको उतने अच्छे से आएगा नहीं। हाँ, इसलिए लास्ट मोमेंट पे कभी कोई नया टॉपिक ना पढ़ें, अपने क्लास वर्क नोट्स पे पूरी तरह रिलायबल रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और बहुत फोकस्ड रहें आखिरी के 40-45 दिनों में, है ना। तो यही सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको पूरी तरह फोकस करनी चाहिए। कोई इंडिविजुअल, कोई ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक्स के लिए बोलना चाहोगे? जैसे फिजिक्स में कोई टॉपिक थोड़ा फास्ट में भी बता दो, कोई फिजिक्स में कोई टॉपिक या केमिस्ट्री में कोई टॉपिक, मैथ्स में कोई टॉपिक जो अच्छे हैं कर लेने चाहिए, ईजी होते हैं। जैसे फिजिक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, हाँ, तो उसमें तो सब फटाफट हो जाता है अगर आपको लॉजिक पता है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। यानी यही बोलो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पार्ट, हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी चले जाओ, कैपेसिटर चले जाओ, ये टॉपिक्स जो है मार्क्स दिलाते हैं मार्क्स दिलाते फटाफट। और केमिस्ट्री में जो है फिजिकल केमिस्ट्री सबको अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में जो है फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा इन्हें डिफिकल्ट हो जाते हैं और टाइम भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन वो ज़्यादा घुमा नहीं पाते जेई वाले, तो वो इन्हें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और वो हम आसानी से फटाफट कर सकते हैं। अच्छा कर लो तो हो जाएगा। और मैथ्स मैथ्स तो मेरा थोड़ा वीक था। हाँ। तो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं आखिरी में। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, है ना। बट कुल मिला के पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना स्पेंड करो, है ना। तो आखिरी में बस यही है कि हम तो इन सारे बच्चों के साथ आप मिल के एक ही कोशिश कर रहे हैं आपको मोटिवेट करने की, है ना राज। और राज आखिर में कोई 2 लाइन बोलना चाहे तो, अगर कुछ फाइनल कंक्लूड करना चाहे तो बता दें कि भाई कैसे करें ये, तो बस आखिरी। मेरे ख्याल से तो लास्ट मोमेंट पे आप ज़्यादा डाइवर्ट मत हो, सिर्फ खुद ने जो 2 साल में पढ़ा है उसी को रिवाइज मारो, क्योंकि आपने वो 2 साल पढ़ा है, आपको हल्का सा अगर उसमें थोड़ा सा आ गया दिमाग में तो आप फटाफट वो चीज़ें कर सकते हो। अगर आपने ऐसा सोचा कि मेरे इस फ्रेंड का टॉपिक, ये वाला टॉपिक स्ट्रांग है तो मैं भी वो करूँगा, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। यानी मैं एक बात बोलूँ तो अगर बगल में बच्चा है तो गली में ढिंढोरा मत पीटो, जो आसपास की चीज़ें उस पर फोकस करो, इधर उधर भटको मत, लोगों के इन्फ्लुएंस में आओ मत, और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स या अपने मिडल में जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, नए टॉपिक के पीछे मत भागो और अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, राज की तरफ से। और आज के इस एपिसोड को यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं, और कुछ नई चीज़ें हम आपके सामने कुछ आने वाले समय में लाएंगे, है ना। सो अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, है ना, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अप्रिशिएट करें इन बच्चों के एफर्ट्स को। वो कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, दे आर नॉट प्रोफेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ही इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ सिर्फ ये बोलने कि बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, इनफैक्ट आई कैन से वी आर नॉट प्रोफेशनल्स। हम लोग भी प्रोफेशनल्स नहीं हैं, वी आर टीचर्स ओनली। ओके, सो हम लोग ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, ये चीज़ सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं, और कहीं से भी ये सब कुछ देख के आप बिल्कुल ये ना सोचें कि बहुत प्रोफेशनल सा कुछ होगा या हम यूट्यूब पे बहुत प्रिपरेशन के साथ चीज़ों को लेके आ रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ जस्ट अ सिंपल थिंग। वी जस्ट वांट टू कन्वे सम मैसेज, और वो मैसेज सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन एक है, और हमारा इंटेंशन एक है कि हम आप तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचाएं, कुछ अच्छे बच्चों के एक्सपीरियंसेस पहुंचाएं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, है ना। तो आपका अप्रिसिएशन हमें सब्सक्राइब करके आप दिखा सकते हैं, लाइक करके दिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दिखा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे सजेशन दे सकते हैं। बहुत जल्दी हम बहुत और नई चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, यहाँ रुक जाएंगे, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल से लास्टली गुड बाय फॉर नाउ। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।